कि 15 अगस्त के मौके पर राहुल जी को वहां जाना चाहिए था। आपको आरएसएस की बात बुरी लगी, आपको डेमोग्राफी की बात बुरी लगी, लेकिन राहुल गांधी वहां गए नहीं, क्यों नहीं गए? और खान बार नहीं जाते, जहां जहां झंडारोहण हो लेकिन वहां बेइज्जती कराने जाएं, वहां पर इज्जत अपनी खत्म करने जाएं, भारत माता की इज्जत खत्म करने जाएं, वहां पर हम सभी लोग उत्साहित रहते हैं कि किसी दिन चले जाए। यहां पर उनके लिए निर्धारित जगह 1 किलोमीटर दूर था उनके घर से, पर वो गए नहीं। और पिछली बार नहीं, मैं बता देता हूं संदीप दीक्षित में इमरजेंसी पे पूरे विपक्ष को जेल में डाल दिया था, फिर भी हमने भारत मां के ऊपर कभी सवाल नहीं उठाए। हम देश के साथ खड़े रहे इमरजेंसी में भी, और आज जब उनको फ्रंट रो सीट मिलती है तो वो नहीं जाते। अब मैं बताता हूं क्यों नहीं जाते। मैं बताता हूं क्यों नहीं जाते, क्योंकि वहां पर शक्ल इंसान टाइम में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही मजेदार, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कैसे बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत की बैंड बजाई है। क्योंकि 15 अगस्त के दिन आज इस डिबेट का वीडियो का क्या विषय है कि 15 अगस्त के दिन राहुल गांधी लाल किले पर नहीं गए। तो क्यों नहीं गए? जब ये सवाल सुरेंद्र राजपूत से पूछा गया तो वो तिलमिला उठे, और साथ ही साथ किस तरीके से जवाब देने लगे आगे आगे इस वीडियो में आप देखिए। लेकिन उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके। फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिबेट वीडियो। बाद नरेंद्र मोदी के साथ है, देश के साथ तो नहीं है। तो क्या आपको नहीं लगता कि 15 अगस्त के मौके पर राहुल जी को वहां जाना चाहिए था? आपको आरएसएस की बात बुरी लगी, आपको डेमोग्राफी की बात बुरी लगी, लेकिन राहुल गांधी वहां गए नहीं, क्यों नहीं गए? और हर बार नहीं जाते। सबसे पहले तो बरसते पानी में 83 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने और राहुल गांधी जी ने बरसते पानी में तिरंगा झंडा फहराया है अपने मुख्यालय पर। अगर यह चीज आपको नहीं दिखाई देती तो आपको दृष्टि नहीं, आपको दृष्टि दोष है। जिन लोगों को भी यह चीज नहीं दिखाई देती वो आंख के नहीं, विचार के अंधे। तो कांग्रेस हेडक्वार्टर का झंडारोहण इंपॉर्टेंट है, लाल किले का झंडारोहण महत्वपूर्ण नहीं है, ये कह रहे हैं। लाल किले का झंडारोहण बिल्कुल पूरी तरीके से इंपॉर्टेंट है। क्यों नहीं गए? और देश में जहां जहां झंडारोहण हो लेकिन वहां बेइज्जती कराने जाएं, वहां पर इज्जत अपनी खत्म करने जाएं, भारत माता की इज्जत खत्म करने जाएं, वहां पर जिस तरीके से बात अभी कितना झूठ बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। सुनिए ना, आप बीच में बोल रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं वहां ऑपरेशन सिंदूर की और फौज की कर्नल दानवीर सिंह यहां खड़े हुए हैं। भूरी भूरी प्रशंसा पूरी कांग्रेस ने ही नहीं, सिर्फ पूरे देश ने करी, पूरी भूरी भूरी प्रशंसा करी। और हम सेना के सैन्य शौर्य को, पराक्रम को, व्यावसायिक दक्षता को भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। और जब हमारी सेना पीओके लेने के लिए खड़ी हुई थी तब नरेंद्र मोदी जी ने रणनीतिक कायरता के तहत पीओके को लेने से इनकार कर दिया और सीज फायर कर दिया। ओके, जवाब से भी मैं सवाल लूंगा, लेकिन शहजाद पूनावाला, आरएसएस और डेमोग्राफिक चेंज की बात करनी जरूरी क्यों थी? भारत माता की जय कहने के लिए सभी लोग एकत्रित हुए थे रेड फोर्ट पर, लाल किले पर, क्योंकि वो राष्ट्रीय उत्सव था। पर वहां पर एक व्यक्ति नहीं थे, राहुल गांधी, क्योंकि हो सकता है कि उनके लिए उनकी माता भारत में नहीं कहीं और होती होगी। एलओपी होते हुए, और मैं झूठ बोल रहा हूं अमीश जी, आप मुझे यहीं रोक लीजिएगा। आप लोग में से कितने लोग जाना चाहेंगे रेड फोर्ट पर वहां पे देखने के लिए 15 अगस्त का प्रोग्राम? सभी लोग। साहब, आप तो गए ही होंगे, आपकी तो ऑफिशियली ड्यूटी लगी होगी। हम सभी लोग उत्साहित रहते हैं कि किसी दिन चले जाए। यहां पर उनके लिए निर्धारित जगह 1 किलोमीटर दूर था उनके घर से, पर वो गए नहीं। और पिछली बार नहीं, मैं बता देता हूं संदीप दीक्षित ने क्या बोला। उन्होंने बोला पीएम का भाषण, मैं रोक रहा हूं आपको, पीएम का भाषण वो घर से सुन लेते हैं, क्योंकि राहुल गांधी नेता विपक्ष का प्रोटोकॉल वो नहीं देते हैं, तीसरी या चौथी लाइन में बिठाते हैं, इज्जत नहीं देते हैं, जलील करते हैं, इसलिए क्यों जाना? ये संदीप दीक्षित ने बोला इस पे ऑफिशियली। 1970 जलील करते हैं आप लोग बुलाकर वक्त। 1975 में इमरजेंसी पे पूरे विपक्ष को जेल में डाल दिया था, फिर भी हमने भारत मां के ऊपर कभी सवाल नहीं उठाए। हम देश के साथ खड़े रहे इमरजेंसी में भी, और आज जब उनको फ्रंट रो सीट मिलती है तो वो नहीं जाते। अब मैं बताता हूं क्यों नहीं जाते। मैं बताता हूं क्यों नहीं जाते, क्योंकि वहां पर सबसे पहले एंट्री करने पर सिंदूर का सम्मान, वहां पर एक बोर्ड लगाया था। जो लोग सिंदूर को तमाशा, छुटपुट, फेलियर, सेना से सड़क का गुंडा कहकर खून की दलाली कहना, और जो सर्जिकल स्ट्राइक का प्रमाण मांगते हैं और सिंदूर का प्रमाण मांगते हैं, और जो पाकिस्तान को पहलगाम पर क्लीन चिट देते हैं, इसीलिए वो वहां पर नहीं गए, क्योंकि भारत के साथ वो नहीं खड़े रहते। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, लास्ट 5 सेकंड, आज ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। जब भारत की सेना पर सवाल उठाए थे राहुल जी ने, तो कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कोई भारतीय ऐसी बात नहीं कर रहा। 10 सेकंड और उन्होंने अभी बातें उठाई वादों के बारे में, वादों पे उन्होंने बात उठाई। सर, जब हमें इकोनॉमी मिली तो 11वें स्थान पे थे, आज 4थे स्थान पर। लोएस्ट आज एनपीए है, लोएस्ट आज इन्फ्लेशन रेट है, हाईएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, हाईएस्ट जीएसटी है, हाईएस्ट बैंक के, पब्लिक सेक्टर बैंक के प्रॉफिट है। परंतु आपने 1500 रुपए प्रति महिला को वादा किया था। हिमाचल प्रदेश में कितनी महिलाओं को दिया आपने? 8000 रुपए करते हैं। तो इन्होंने सिंदूर को तमाशा बोला, प्रणीति शिंदे ने सिंदूर को फेलियर बोला, सिंदूर को छुटपुट बोला, सिंदूर को सरेंडर बोला। और जब ऑपरेशन महादेव में 3 पहलगाम के आतंकी मारे गए तो उन्होंने कहा महादेव भी सांप्रदायिक है, और कहते हैं कि हमारे हेडक्वार्टर में जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें हम गए। उस प्रोग्राम में मैंने तस्वीर निकाली, पता है कौन दिखा?
ये सिखों का नरसंहार करने वाला जगदीश टाइटलर के साथ खड़े होने में सम्मान महसूस होता है और रेड फोर्ट में बदनामी महसूस होती है। ये पंजाब के लोग देखना इस डिबेट को, पंजाब के मेरे भाई बहन देखना इस डिबेट को। सुरेंद्र राजपूत बोल रहे हैं कि रेड फोर्ट पर हमारे सिख, हमारे जो शूरवीर है उनके साथ नहीं, ठीक है, 25 सेकंड टाइटलर के साथ खड़े हो देखिए जाएंगे। आप ये अब ऐसा है ना, अब देखिए आदरणीय हमारे भाई हैं शहजाद जी, पुराने भाई हैं। अरे हाँ अब ये पंजाब के लोगों के लिए तो उनको बड़ी चिंता है। आम आदमी पार्टी और बिहार के लोगों के लिए कतई चिंता नहीं, झाजी लोगों के लिए कोई चिंता नहीं है। इनको याद आ गया होगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा जी। मैं आपको फिर से एक चीज कहता हूं, फिर से आप एक चीज को समझ लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर का तमाशा बनाया भारतीय जनता पार्टी ने जब उन्होंने कहा था हम घर घर सिंदूर बांटेंगे, घर घर सिंदूर बांटेंगे। ये ऑपरेशन सिंदूर का तमाशा जो भाजपा ने बनाया था, भारत की इसका सेना के विरोध ऑपरेशन का तमाशा हो सकता है क्या? ये भाजपा बनाती है, बोले तो ऑपरेशन सिंदूर का तमाशा, ऑपरेशन सिंदूर का तमाशा बनाया गया। भाजपा ने बनाया। ओके, भाजपा ने ऑपरेशन सिंदूर का तमाशा बनाया। सिंदूर के नाम का तमाशा आपने बोला संसद, बिल्कुल आपने बोला आप एग्री करते हैं इस बात से? बहुत अच्छा, बोलिए आप बोलिए ना, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए आप अपनी टर्न पे बोलिएगा मौलाना साहब, बोलिए। India's laborers, India's farmers, India's workers, you will not need the army, navy and air force to be sent. इंडिया के अंदर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। ये राहुल गांधी की टिप्पणी है। भाई अमित जी मुझे पूरा बताने दीजिए, आप पूरा दिखा दीजिए अपने समय पे। अमित जी ये पूरा बयान सुना है, आधा बयान नहीं सुना है। ठीक है, आप कहिए पूरा बयान। देखिए, एक तो ये बयान सुनाने बंद कर होने चाहिए। अब अपनी बात को रखिए, बोलिए शहजाद, डिबेट आप में अपनी टर्न पे बोलिएगा। पूरा बयान सुना है। अच्छा ठीक है, ये गलत बात, ठीक है, पूरा अगर बयान मैंने मिसकोट किया तो आप पूरा दिखा पूरा दो ना। बयान सुना है। अमित जी देखो, आप डिबेट बोलिए, करने का तरीका बोलिए। तय कर लो। अच्छा, मैंने एक सभी की बातें सुनी, मुझसे ज्यादा ऑपोजिशन के पैनलिस्ट है, मैं फिर भी सुन रहा हूं। मेरी बारी में हर एक स्टेटमेंट में टोका टाकी हो रही है। मैं पूरा बयान बताता हूं। राहुल गांधी ने जब सर्जिकल स्ट्राइक किया तो उसको खून की दलाली बोला, ये सर्टिफाइड बयान है। उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ, चील कौवे मरे, ये कांग्रेस ने बोला सर्टिफाइड बयान है। सड़क का गुंडा सेना के प्रमुख को संदीप दीक्षित ने बोला सर्टिफाइड बयान है। आर्मी नेवी की आवश्यकता नहीं, राहुल गांधी ने बोला। वो छोड़ो, रेणुका चौधरी ने अभी 2 हफ्ते पहले जब पार्लियामेंट चल रहा था तब उन्होंने बोला ये सीआईएसएफ लोगों की क्या औकात है, आतंकवादी तो पकड़ नहीं सकते। सिंदूर में किसको पकड़ा है, किसको पकड़ा है? महादेव में। महादेव सांप्रदायिक है, ये उनका बयान है। कारगिल विजय दिवस 5 वर्षों तक नहीं मनाया, 26 जुलाई को पूछे इनसे। नेशनल वॉर मेमोरियल नहीं दिया, फली मेजर के कहने पर एमएफएफ स्टेटस देकर रखा, हमले आतंकी कैंप में नहीं किया। अब दूसरी बात पे आते हैं, आरएसएस एनजीओ है, आरएसएस कौन सा संगठन है वो छोड़ दो। मैं एक ही आरएसएस एनजीओ है, सुनिए जो तो, मौलाना साहब ने बात बोली। अरे सुनिए तो ना, मैं बता रहा हूं, आरएसएस तो हर देशवासी के दिल में बसता है। अब उसको एनजीओ बोलो या उसको दिल की धड़कन बोलो, पर सुनिए, ये है प्रणब मुखर्जी, राष्ट्रपति थे, संविधान के ऊंचे स्तर पे बैठे थे, बनाया इन्होंने। गए आरएसएस के हेडक्वार्टर पर, आरएसएस की प्रशंसा महात्मा गांधी ने की, आरएसएस की प्रशंसा जेपी ने की, आरएसएस की प्रशंसा केवी थॉमस ने की। आरएसएस को गाली देने वाले लोग ये बता दे, सिर्फ इतना बता दे कि आरएसएस को इतना गाली देते हो, आपके पास प्रमाण था, देशद्रोही थे, तो 10 साल क्यों बैन नहीं किया? अरे बैन किया, ये किस स्थितियों में क्या? कांग्रेस आएगी चर्चा में, सारी चीजें फिल्मों में। अब मैं आऊंगा, कांग्रेस से लूंगा। क्या आपको लगता है आरएसएस वाली जो स्टेटमेंट है, आरएसएस वाली स्टेटमेंट से कांग्रेस ज्यादा इरकोई है, लेकिन महात्मा गांधी आरएसएस की तारीफ करके गए हैं? अमीश जी, मैं पूरी जिम्मेवारी से कहता हूं कि महात्मा गांधी जी हूं, सरदार पटेल हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, किसी भी पार्टी के इन तीनों लोगों ने कभी महात्मा गांधी ने वर्धा में करी थी तारीफ, कतई नहीं करी थी। आप दोबारा पढ़ के आइए, उन्होंने कहा था, वहीं वर्धा में जाकर के कहा था कि आरएसएस एकमात्र ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका कोई अकाउंट नहीं है। पैसा कहां से लाते हैं ये लोग? ये भी गलत है, ठीक है ना। मैं आपको प्रणब मुखर्जी वाली तस्वीर भी गलत है। अब शांति। प्रणब मुखर्जी का भी हम बताते हैं, सुन लीजिए। प्रणब मुखर्जी की बेटी जो आज की डेट में इनकी पार्टी में है, उसने खुद कहा था शर्मिष्ठा ने कि बाबा आपने सबसे बड़ी गलती करी है, आप गलती से आरएसएस के उसमें चले गए हैं। ये पूरी इसी फोटो को प्रणब मुखर्जी ने गलती करी थी। हाँ बिल्कुल करी थी, बड़ी गलती, बिल्कुल प्रणब मुखर्जी ने आरएसएस का। शांति बड़ा बोल रहे हैं। और ये मैंने नहीं कहा था, सुन लीजिए अमीश, ये मैंने नहीं कहा था, ये शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कहा था, जो आज की डेट में भाजपा में।
केवल एक ये समिष्ठा ने कहा था कि अब बाबा आपने बहुत बड़ी गलती की है, ये इस एक फोटो को पूरी जिंदगी भुनाएंगे। आरएसएस वालों प्रणब मुखर्जी गलत थे। बिल्कुल प्रणब मुखर्जी गलत ओके, विवेक 100% गलत थे। बोले संविधान तो यहाँ खतरे में, 240 एमपी वाले को 99 वाले बोलने नहीं दे रहे हैं। अच्छा, अब आरएसएस के विषय में दो हमेशा से एक क्रिटिसिज्म रहती है, और प्लीज 30 सेकंड में मैं समाप्त करूं, पॉइंट टू पॉइंट बोलता हूं। दो क्रिटिसिज्म रहती है कि हम संविधान और तिरंगे विरोधी हैं। संविधान भारत में 1950 से लागू हुआ, एक जगह पे नहीं था, जम्मू कश्मीर में, जहां पर वाल्मीकियों को आरक्षण भी नहीं था और तिरंगा भी नहीं था। उसके लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान हुए, और आरएसएस के एक प्रचारक मोदी जी ने किस प्रकार से वहां पर 370 हटाकर तिरंगा, आरक्षण और संविधान लागू किया। विरोध करने वाले वो, आप संविधान के साथ है या संविधान के खिलाफ है जम्मू कश्मीर? ठीक है, अब ऑडियंस के पास जा रहा हूं। सवाल आप एक काम करें ना, सारे के सारे को चिन्हित करके और पुलिस को लगा के पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहां भी आपको दिखता है कि यहाँ हमारा शिवलिंग है या मंदिर है, सबको एक साथ 10 दिन के अंदर उखाड़ दीजिए और हिंदू मुस्लिम खत्म करके बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, इन पे काम कर दीजिए सर। ओके, जवाब इसमें जवाब मैं जनाब आपको नमन करता हूं और एक गुजारिश आपसे करता हूं, ये सरकारी प्रवक्ता नहीं है, ये भाजपा के प्रवक्ता हैं। नो, बिल्कुल नहीं, ये ऑब्जेक्शनल लेवल है। सरकार इस तरह के बयान नहीं देती जिस तरह से भाजपा के प्रवक्ता बयान देते हैं। ओके। तो भाजपा के प्रवक्ता सरकार में की है और सरकार के प्रवक्ता में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, ठीक है, ओके ओके, शहजाद पूनावाला, इसको पहले क्लियर करना बहुत जरूरी है। मैं ये अच्छा, एक सेकंड, मैं गलत कह रहा हूं तो आप मुझे बताइए। मैं मौका दिया आपको। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए। अच्छा, ठीक है, अब ये बात मौलाना अंसार रजा ने बिल्कुल सही कही कि मैं पार्टी का हूं, सरकार का नहीं हूं। आप ताली बजाओ। हाँ, सुनिए, पूरा सुन के फिर ताली बजाना। कम से कम मैं कांग्रेस का होकर पाकिस्तान का प्रवक्ता नहीं हूं, इसके लिए ताली बजाओ। क्या बात हुई यार, बड़ा ताली, और ये भी बजाएंगे महोदय कि हम लोगों ने तो जब गुलामी के सभी चिन्हों को हटाकर, औरंगजेब का नाम हटाकर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम डाला, उसमें भी इन्होंने विरोध किया। अब एपीजे अब्दुल कलाम में भी सांप्रदायिकता नजर आ रही है, इनको बता दीजिए। मैं तो सोचता हूं, सुनिए ना, मैं तो बोलता हूं भाई ये क्या तरीका है भाई, मैं जवाब इनका दे रहा हूं, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है भाई? क्यों आप बताइए। लोग एपीजे अब्दुल कलाम साहब के नाम पर, आक्रांताओं के नाम पर रखी गई जगहों का नाम रखते हैं, तो उसमें भी उनको सांप्रदायिकता नजर आती है। और मैं तो कह रहा हूं कि जब देश का बंटवारा हुआ, जब एक अलग पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बन गया और जो औरंगजेब को महान मानते थे वहां पे चले गए, तो भाई भारत में जो भी औरंगजेब के किए गए कृत्यों से प्रभावित जगह थे, उसी समय पर सोमनाथ से लेकर अयोध्या का मामला सुलझाया जाता, परंतु अयोध्या को 500 वर्षों तक लटकाने का काम किया तो इसी मंडली ने किया। और आज जब राम मंदिर बना तो इन लोगों ने कहा कि राम मंदिर बेकार है और राम मंदिर नहीं बनना चाहिए था, ये और पैदा करना चाहते थे। ठीक है, आपने बोला, ये इनकी। अच्छा, ठीक है। इसके प्रवक्ता ने स्टार्टिंग में कहा डेमोग्राफिक चेंज के बारे में। डेमोग्राफिक चेंज तो तब हुआ था जब आपने अक्साई चीन दे दिया था, दूसरी बार चेंज तब हुआ जब आपने कच्चा तीऊ दे दिया, तीसरी बार चेंज तब हुआ जब म्यांमार को कोको द्वीप दे दिया, जहां पे आज चीन एयरबेस बनाकर बैठा हुआ है। तो डेमोग्राफिक चेंज तो आपके समय सब। ओके, डेमोग्राफिक चेंज, ओके ओके, ये एक सेकंड, सुरेंद्र राजपूत से सवाल है। देखिए, आज जनता का दिन है, जनता को भी अधिकार है शहजाद। फिर अक्साई चीन दिया, आपकी सरकारों ने पीओके दिया, आपकी सरकारों ने कच्चा तीऊ दिया, आपकी सरकारों ने कई आइलैंड दे दिए। ये एक प्रश्न खड़ा होता है, आज आप सब कुछ मोदी जी से चाहते हैं वो वापस लेके आए। नरेंद्र मोदी ने इस बात को संसद में भी कहा कि पूरी उम्मीद मुझसे लगाए बैठे हैं ये लोग और मैं ही करूंगा पूरा। इस बेटे ने बड़ा चीज है ये कह गया, लेकिन एक चीज भूल गए तुम। अभी 10,000 हेक्टेयर जमीन बांग्लादेश को जो हिंदुस्तान ने, मोदी जी ने गिफ्ट करी ना, उसको भूल गए आप। उसके बदले में 100 एकड़ ली थी, 100 एकड़ ली थी, 10,000 एकड़ दी थी। ठीक है कि नहीं, ये भूल गए थे। एक बात। दूसरी बात, इतिहास में जितनी भी कमियां रही, चाहे अक्साई चीन की कमी रही हो, चाहे पीओके की कमी रही हो, बिल्कुल रही कमियां, उस वक्त की परिस्थितियां अलग थी। लेकिन आज की डेट में जब हमारी सेना वहां पर खड़ी हुई थी पीओके लेने के लिए, और क्या नाम, भारतीय जनता पार्टी के नेता ऑफिशियली कह चुके थे, ऑफिशियली। पीओके दिया किसने दिया? एक मिनट अमीश, कम से कम आप तो ट्रॉल मत बनिए। मैं तो बोल रहा हूं, पीओके किसने दिया? पीओके किसने दिया था? किसने दिया था? पीओके तो उस वक्त गया था जिस वक्त क्या नाम, हिंदुस्तान पे अंग्रेजों का शासन था। उसके बाद 48 में गया सर। क्या बात करते हैं पीओके कब गया? एक सेकंड, पीओके कब गया? पीओके कब गया? अगर आप अपना इतिहास भूल जाएंगे तो आप दोबारा गलती करेंगे। भारत की सेना जीत रही थी, डोमेल 20 किलोमीटर दूर था, जनरल थिमैया ने एडिशनल डिवीजन मांगा था, भारत में डिवीजन्स की कोई कमी नहीं थी और नेहरू साहब ने उसको मना कर दिया था और यूएन चले गए थे। कब हुआ था? ये 1948 में हुआ था। 1948 में हुआ था। पीओके इसलिए गया है, कर्नल दानवीर इतिहास के तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं, तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं।
उस वक्त इतिहास भारत की पढ़िए। सेना का अगर आप यूनिफाइड कमांड इतिहास था, नहीं पढ़ेंगे तो आप भारत दोबारा की गुनाह सेना का करेंगे। यूनिफाइड कमांड था। देश- झूठ मत फैलाइए, कोई क्योंकि झूठ ये नहीं बच्चे फैला देश के रहा। आपने बोला 48 में नहीं हुआ था, आपने बोला 48 में नहीं हुआ था, 48 में ही हुआ था, 48 में ही दिया गया था, 48 में ही दिया गया था। कैसी लगी आपको आज की वीडियो? देखा आपने, जब इस तरीके के सवाल सुरेंद्र राजपूत के सामने रखे गए तो कांग्रेस प्रवक्ता भड़क उठे। साथ ही अमीश देवगन ने किस तरीके से इनको सबक सिखाया है और इन्हें बताने का प्रयास किया है क्या सही है और क्या गलत है। आपकी क्या राय है इस बारे में? आप अपनी राय बता सकते हैं। क्या वास्तव में राहुल गांधी को लाल किले पर नहीं जाना चाहिए या जाना चाहिए? आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।